हाय, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मौर्य कला। और मौर्य कला में कौन सा आयाम? स्थापत्य कला। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्थापत्य कला का जो राजप्रसाद कला थी उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल में स्थापत्य कला का एक आयाम था स्तंभ। स्तंभ निर्माण कला बोल दें या स्तंभ बोल दें, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से मेंस एग्ज़ाम लिखना है, किस तरीके से इसको लिखेंगे, वो तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक, तो इसको हटा दें। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य कला में स्तंभ। तो स्तंभ लिखने से पहले कि आप मेंस में क्या लिखेंगे, तो देखो, मान लीजिए आपको स्तंभ के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले एक इसकी छोटी सी क्या लिखनी होगी? भूमिका। इसकी छोटी सी क्या लिखनी होगी? भूमिका लिखनी होगी। फिर स्तंभों का निर्माण किसने करवाया उसके बारे में बताना होगा। फिर इसके प्रमाण कहाँ से मिले उसके बारे में बताना होगा। और प्रमाण के बाद इन स्तंभों की विशेषताएं क्या थी उसके बारे में हमें बताना होगा। और विशेषताओं के बाद इन स्तंभों के बारे में क्या किसी विदेशी इतिहासकार ने कुछ कहा है या विदेशी तर्क क्या कुछ है, इसके बारे में बता करके हम अपने स्तंभ का आर्टिकल जो है उसको सबमिट कर लेंगे। तो सबसे पहले भूमिका, फिर निर्माण किसने करवाया, कौन सा शासक था मौर्य काल में, उसके बाद में प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, विशेषताएं क्या थी, विदेशी तर्क क्या थे। तो ये एक फॉर्मेट याद रहना चाहिए। मेंस में हमें शब्द नहीं याद होते, पूरा थ्योरी हम नहीं याद कर सकते, तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐसे कौन कौन से कीवर्ड पे काम करना है ताकि मेंस एग्ज़ाम कायदे से लिख पाएँ। तो भूमिका, निर्माण, प्रमाण, विशेषताएं, और क्या स्तंभों के बारे में किसी विदेशी इतिहासकार ने या किसी विदेशी विद्वान ने कुछ कहा है, वो एक आज जो तर्क होगा वो देना पड़ेगा। तो किस तरीके से ये स्तंभ के अंदर जो फॉर्मेट था वो समझ गए आप। इसको मन में बिठा के रखना कि हमें इन मुद्दों पे चर्चा करनी है स्तंभ को लिखते समय। ठीक है, भूमिका लिखनी है, फिर निर्माण किसने करवाया या किसने इसको प्रसारित किया, उसके बाद में प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, विशेषताएं, विदेशी तर्क, तो किस तरीके से लिखना है वो सीखते हैं। ठीक, ओके, चलो अब स्तंभ के बारे में देखो। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई भूमिका। अब भूमिका में क्या लिखोगे, कैसे शुरुआत करोगे, क्या लिखने की? सबके पास अपना कंटेंट है, मेंस लिखने वाले हैं आप, अपना कंटेंट सबके पास है। तो किस तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। अब अगर कंटेंट अच्छा लगे मेरा तो लाइक ज़रूर करना है कि मैंने किस तरीके से मैं लिखा या किस तरीके से अपने नोट्स तैयार किए। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन पूरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो स्तंभ में कैसे भूमिका लिखेंगे? देखो, जिस प्रकार भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना वर्तमान में प्रासंगिक है, वर्तमान में प्रासंगिक है, ठीक उसी प्रकार या ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह। पहली लाइन, जिस प्रकार भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना आज भी प्रासंगिक है, ठीक उसी प्रकार मौर्यकालीन स्तंभ कला आज भी प्रासंगिक। जिस प्रकार भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता
कि जो नगर योजना थी वो आज भी प्रासंगिक है। जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगर बसाए थे, वर्तमान में उसी तरीके से जो वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना है वो लगभग कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित है। ठीक उसी प्रकार मौर्यकालीन स्तंभ कला भी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि मौर्यकालीन स्तंभ कला से ही हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया है। ठीक है, उसी तरीके से आगे क्या आज भी प्रासंगिक है। अब वो लाइन लिख देनी है, क्योंकि मौर्यकालीन स्तंभ कला से ही हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। ये तो भूमिका हो गई। उसके बाद निर्माण किसने करवाया, अब यहीं से जोड़ के लिखना है। हो सके तो पैराग्राफ चेंज कर दो। पैराग्राफ किस तरीके से कि वस्तुतः स्तंभों का निर्माण सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए करवाया। धम्म प्रचार के लिए करवाया था। अब इसका भी रीजन है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण करवा के, चूंकि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में पहला केंद्रीकृत शासन था और मौर्य साम्राज्य वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, इन भागों पर, पूरे भागों पर फैला हुआ था। तो इतने बड़े साम्राज्य में किसी शासक के द्वारा अगर धर्म प्रचार करना है तो उसने क्या किया, उसने स्तंभों का निर्माण किया और उनको जगह जगह पे स्थापित किया। तो वस्तुतः स्तंभों का निर्माण सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए करवाया था। ये स्तंभ पाषाण से निर्मित थे। ये स्तंभ किससे बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, जो कि इस कला की सजीवता व नवीनता दर्शाते, जो कि इस कला की सजीवता मतलब लंबे समय तक चलने वाली, और नवीनता कि हाँ, मुगल काल से पहले कभी पत्थर के स्तंभों का निर्माण नहीं हुआ था, और मौर्य काल के पहले कभी पत्थर के स्तंभों का निर्माण नहीं हुआ था। तो मौर्य काल में ही सबसे पहले पाषाण से स्तंभों का निर्माण करवाया गया। तो ये आपकी किसने निर्माण करवाया वो आपने बता दिया। उसके बाद आपको बताना है कि इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, तो उसी में आगे जोड़ देना। नवीनता दर्शाते हैं, इसके प्रमाण निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। जो इसके प्रमाण हैं वो निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। अब वो स्थान कैसे याद रखेंगे, कौन कौन से स्थान है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 या 6 स्थान तो आपको याद ही रखने हैं। तो ये समझ गए हो स्ट्रक्चर की, जिस प्रकार भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की नगर सभ्यता या नगर योजना वर्तमान में प्रासंगिक है। जो स्मार्ट सिटी परियोजना है वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना से ही प्रेरित है, प्रासंगिक। ठीक उसी प्रकार मौर्यकालीन स्तंभ कला आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि मौर्यकालीन स्तंभ कला से ही हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। उसके बाद में वस्तुतः स्तंभों का निर्माण सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए करवाया था। ये स्तंभ पाषाण से निर्मित थे, जो कि इस कला की सजीवता और नवीनता को दर्शाते हैं। इसके प्रमाण निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। अब प्रमाण के लिए कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो एक तरीके का स्ट्रक्चर बना देना है, एक फ्लो चार्ट बना देना है। अब कैसे बनाएंगे देखिए।
अब वो जो फ्लो चार्ट आपको बनाना है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो इस तरीके से स्तंभों का प्रमाण चूंकि हम बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो बिहार के जो स्थान हैं उनको पहले रख लो, या एक तरफ से कीवर्ड से याद कर लो। तो सबसे पहले का आता है, तो का से कौसाम्बी, कौसाम्बी स्तंभ। दूसरा तुम्हारा का से, दूसरा जो का से है वो कोल्हुआ स्तंभ है। कोल्हुआ स्तंभ, का से कौसाम्बी, का से कोल्हुआ। एक तुम्हारा इलाहाबाद स्तंभ है। या इस तरीके से आप याद रखें। देखो मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूं। हमने मानचित्र बना लिया। आप एक तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्तंभों का प्रमाण एक जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला यार यहाँ से स्टार्ट करो, अंबाला से। ये अंबाला है, अंबाला में जो मिला जिसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ। दिल्ली टोपरा स्तंभ कहाँ पे मिला था, तो अंबाला। ठीक, उसके बाद में दिल्ली मेरठ स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ। अब दिल्ली मेरठ स्तंभ कहाँ पे, ये आपकी दिल्ली है, ये आपका मेरठ मान लीजिए। ठीक है, मेरठ के बाद जब आगे आ जाओ तो यहाँ पे पड़ता है कौसाम्बी, कौसाम्बी स्तंभ। कौसाम्बी से थोड़ा आगे आएंगे आप, पड़ेगा इलाहाबाद स्तंभ। यूपी में आ गए। अब यूपी के बाद आपको एमपी चले जाना है। तो एमपी में यहाँ पे एक जिला है रायसेन, इधर पे रायसेन में सांची स्तंभ, रायसेन में सांची स्तंभ। और एमपी में ही एक शहडोल है जहाँ पे सारो मारो स्तंभ पाया गया। हाँ सर, सारो मारो स्तंभ, शहडोल इस जगह पे पड़ता है। शहडोल में सारो मारो स्तंभ। आपका ये हो गया। अब इनको याद रखना। अभी दिल्ली टोपरा अंबाला में मिला, दिल्ली मेरठ में मिला, लेकिन इन दोनों को दिल्ली ले जाया गया। ठीक, उसके बाद में कौसाम्बी स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ, कौसाम्बी स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ। और उसके बाद में आपका सांची स्तंभ। सांची के बाद शहडोल में जो तुम्हारा है सोरा मोरा स्तंभ। ये जो स्थान है ये दिल्ली है, ये अंबाला है, ये मेरठ है, ये आपका कौसाम्बी है, ये आपका इलाहाबाद है, ये आपका सांची है, ये शहडोल है। ठीक, तो आप इलाहाबाद तक आ गए। अब इलाहाबाद के आगे जाएंगे तो पटना, इलाहाबाद के आगे जाएंगे तो पटना। ठीक, अब जो पटना में मिले हमें, वो पटना में कौन सा है, पटना बसाड़ स्तंभ। ठीक, पटना में पटना बसाड़ स्तंभ। उसी के बाद बिहार, ये बिहार का क्षेत्र है, तो बिहार में बहुत फेमस है लौरियागंज।
बिहार का जो है वो है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरराज स्तंभ। ठीक, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और लौरिया अरराज, उसके बाद में रामपुरवा स्तंभ। उसके बाद में रामपुरवा स्तंभ। ये बिहार की बात है, आप इस तरीके से बिहार को यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं, रामपुरवा स्तंभ। और उसके बाद में आपका आएगा, नेपाल जाओगे तो रुमिनदेई, स्तंभ या इसी को बोलते हैं लुम्बिनी स्तंभ। यहाँ पे तुम्हारा नेपाल की तराई में है रुमिनदेई या लुम्बिनी स्तंभ। और उसके बाद में तुम्हारा मैसूर में आ जाओगे तो ब्रह्मगिरी स्तंभ, मैसूर कर्नाटका में ब्रह्मगिरी स्तंभ। ये तुम्हारा मैसूर। ठीक, तो इस तरीके से आपको स्तंभों के प्रमाण बता देने हैं। ज़्यादा ना याद रखना तो दिल्ली टोपरा स्तंभ, एक और इलाहाबाद पटना से पहले सारनाथ स्तंभ। क्या क्या याद रखना है, देखो दिल्ली टोपरा स्तंभ याद रखना है, दिल्ली मेरठ स्तंभ याद रखना है, कौशाम्बी स्तंभ याद रखना है, उसके बाद सांची स्तंभ याद रखना है, इलाहाबाद स्तंभ याद रखना है, पटना बसाड़ स्तंभ याद रखना है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया अरराज स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। और एक विदेश जो वर्तमान में पहले मौर्य साम्राज्य में था लेकिन वर्तमान में नेपाल में है, रुमिनदेई। तो इस तरीके से आपको प्रमाण दे देने हैं कि स्तंभों के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ, कौशाम्बी स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ, सांची स्तंभ, सारोमारो स्तंभ, पटना बसाड़ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया अरराज स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ या लुम्बिनी स्तंभ और ब्रह्मगिरी स्तंभ। और हो सके तो ये मैप भी बना दीजिएगा। ठीक, तो आपने स्तंभों का प्रमाण दे दिया। सबसे पहले भूमिका बनाई, निर्माण किसने कराया वो बता दिया, कहाँ कहाँ पे मिले आपने वो बता दिया। अब स्तंभों की विशेषताएं क्या थी, स्तंभों की विशेषताएं क्या थी, जो स्तंभ थे उनकी विशेषताएं क्या थी। तो विशेषता में देखो, विशेषता में 3 चीजें, आकार कैसा था उनका, ये आप सोच सकते हैं ना कि विशेषता हम किसी की बताएंगे तो क्या बताएंगे, उसका आकार कैसा था, उसकी उपयोग में लाने वाली सामग्री क्या थी, उपयोग में लाने वाली या लाई जाने वाली सामग्री, क्या कुछ नया था जो उपयोग में जिससे ये बनाए गए, क्या कुछ नया था, वो भी विशेषता में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, आपने आकार बता दिया, उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री बता दी, क्या कुछ अलग था, क्या उसमें चित्रकला थी, क्या उसमें चित्र बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप इन 3 पे वर्क करेंगे, क्या कुछ और भी विशेषता थी, क्या कुछ और भी विशेष था, इन 3 या 4 चीज़ों को आप याद रखें, इन 4 चीज़ों को, और इन 4 चीज़ों के प्रीफरेंस में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो विशेषताओं में अब उसके बाद में अगला पॉइंट हो जाएगा विशेषताएं। क्या हो जाएगा, विशेषताएं। विशेषताओं में क्या लिखोगे, जहाँ से आपने प्रमाण दे दिया, इन स्तंभों के प्रमाण निम्नलिखित जगह से मिलते हैं, उसके बाद एक लाइन लिख देना कि स्तंभों की विशेषताएं निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो विशेषताएं क्या हो जाएंगी, पहली कि आकार में कैसे थे, तो 50 टन वजनी और 50 फुट ऊंचे थे, 50 टन वजनी थे और 50 फुट ऊंचे थे। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, दूसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि ये एकाश्म पत्थर से निर्मित थे।
एकास्म पत्थर से निर्मित थे। अब एकास्म पत्थर क्या कि पत्थर की एक बड़ी चट्टान, 50 फीट से भी ज़्यादा बड़ी चट्टान, और उसको काट दिया और अपना पूरा का पूरा स्तंभ बना लिया बिना कुछ जोड़े, बिना कोई दूसरा टुकड़ा जोड़े ही उसको स्तंभ का रूप दे दिया। उसको बोलते हैं एकास्म पत्थर, मतलब एक पत्थर से पूरे स्तंभ का निर्माण। तो ये किससे निर्मित थे? एकास्म पत्थर से निर्मित थे। आपने देखो दो चीज़ें बता दी, आकार बता दिया, उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री एकास्म पत्थर से निर्मित थे। अब एकास्म पत्थर आता कहाँ से था? तो चुनार व मथुरा, चुनार व मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित थे। चुनार व मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित थे, नहीं हैं, या बनाए जाते थे, कुछ भी लिखें। चुनार व मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित, एकास्म पत्थर से निर्मित 50 टन वजनी और 50 फुट ऊंचे आपने उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री भी बना दी। अब क्या कुछ चित्रकला थी या कोई पेंटिंग थी या कुछ पॉलिश वगैरह थी? तो बिल्कुल चमकदार पॉलिश का प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग 50 टन वजनी और 50 फुट ऊंचे। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि नीचे से ऊपर, मोटाई में नीचे से ऊपर पतले थे, मतलब नीचे मोटे और ऊपर पतले, नीचे मोटे और ऊपर पतले थे। ठीक, आकार आपने बताया, निर्माण उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री बता दी, एकास्म पत्थर से निर्मित चुनार व मथुरा के लाल पत्थर से निर्मित। उसके बाद क्या कुछ अलग किया गया? बिल्कुल चमकदार पॉलिश का प्रयोग। उसके बाद में और क्या था स्तंभों में खास? कि जो मध्य भाग था वो तो चमकदार पॉलिश का प्रयोग पूरे में किया जाता था। और क्या खास था कि इसके शीर्ष पर पशु आकृतियां, इसके शीर्ष पर पशु आकृतियां अंकित थी। अब शीर्ष पर पशु आकृतियां अंकित थी, ठीक, तो कहाँ कहाँ से ऐसे प्रमाण मिले जहाँ पर शीर्ष पर पशु आकृतियां अंकित थी? अगर उसको भी बता दिया जाए तो आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे हाथी कहाँ से मिला? ठीक, अब हाथी कहाँ से मिला था? तो एक संकीसा स्तंभ था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, संकीसा। सिंह कहाँ से मिला? तो लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़। उसके बाद में हाथी हो गया। बैल कहाँ से मिला? तो रामपुरवा। बैल कहाँ से मिला? तो रामपुरवा, लौरिया अरराज या रामपुरवा आप उसे बोल सकते हैं। उसके बाद में 4 पशु वाला जो राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो कहाँ से मिला? सारनाथ से। और उसमें कौन कौन से 4 पशु? तो अश्व, गज, और कौन है? दो अश्व, गज, सिंह और वृष। घोड़ा, हाथी, शेर और बैल। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने आंसर का फॉर्मेट बना सकते हैं। अब ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अगर इसका चित्र भी बना दिया जाए तो आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इसका चित्र बना दीजिए। चित्र
नीचे से ऊपर की तरफ पतले थे, नीचे से ऊपर की तरफ पतले थे, मान लीजिए ये आपने बना दिया। ठीक, ये हो गया आधार, ये हो गया तना, ये हो गया आधार, ये हो गया तना, ये हो गई मेखला। चूंकि मेखला के ऊपर क्या था, हाँ, चमकदार पालिश का प्रयोग, शीर्ष पर पशु आकृतियाँ, उल्टे कमल, उल्टा जो कमल था वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरीके से, उल्टा उल्टा कमल हो गया, उल्टा कमल। अब उल्टा कमल के ऊपर क्या था, तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे जो थी ये पशु आकृति सबसे ऊपर आपकी, सबसे ऊपर आपकी क्या रहेगी, इस तरीके से समझिए। आधार हो गया, तना हो गया, मेखला हो गई, सबसे ऊपर पशु आकृति, ये तुम्हारा क्या है, उल्टा कमल। अब उल्टा कमल या इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं चौकी। और इसको बोलते हैं कंठ, इसको चौकी और इसको कंठ। तो ये आपने चित्र बना दिया स्तंभ का। ठीक, ये आपने चित्र बना दिया स्तंभ का। तो आपका आंसर देखो, अब स्तंभ में आपने लिखा क्या क्या। सबसे पहले उसकी भूमिका लिख दी, सबसे पहले क्या लिख दी आपने, उसकी छोटी सी एक भूमिका लिख दी। फिर निर्माण किसने करवाया वो लिख दिया, कहाँ कहाँ प्रमाण मिले वो बता दिया। उसके बाद में आपने प्रमाण के चित्र सहित बता दिया कि यहाँ पे प्रमाण मिले। उसके बाद में विशेषताएं बता दी। विशेषताएं के साथ में अब जो बचा एक चीज़, विदेशी मत, कि विदेशी मत क्या किसी ने कुछ कहा है, विदेशी इतिहासकार ने। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आंसर को आपको लिखना है वहाँ पे। और शब्द, मैंने कहा बीपीएससी सिर्फ शब्दों का खेल है, कुछ नहीं है। जिसके जितने अच्छे शब्द उसके उतने अच्छे नंबर। कंटेंट सबके पास होगा, सब यही लिखते हैं, लेकिन क्वालिफाई कुछ लोग ही होते हैं। तो अपने शब्दों को इतना अच्छा कीजिए कि एग्जामिनर आपके शब्दों से इम्प्रेस हो जाए। अब इसके बारे में जो विदेशी मत है वो क्या है, कि विदेशी मत किसी ने कुछ दिया तो ये आपकी विशेषताएं। उसके बाद विदेशी मत क्या किसी ने कुछ दिया है, तो देखो विदेशी मत, एक विदेशी मत लिख देना नीचे, और हो सके तो उसको अंडरलाइन भी कर देना कि सर जॉन मार्शल ने कहा है, सर जॉन मार्शल ने सारनाथ स्तंभ के बारे में कहा। सर जॉन मार्शल ने सारनाथ स्तंभ के बारे में कहा कि, क्या कहा सर जॉन मार्शल ने, कि सारनाथ स्तंभ भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। और किसी की भी कोटेशन हो उसको इस तरीके से इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दो। तो सर जॉन मार्शल ने जो सारनाथ स्तंभ है, जहाँ से हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है, उसके बारे में क्या कहा है, कहा है कि सारनाथ स्तंभ भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। समझ सकते हैं आप, ताजमहल को भी छोड़ दिया उन्होंने, और क्या कह डाला कि सारनाथ स्तंभ भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। यहाँ तक लाके आप अपने स्तंभ की चर्चा यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए स्तंभ। अब याद कैसे रखेंगे, कि ये इतना सारा मैटर याद कैसे रखना है। तो देखो, एक आप अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स के साथ साथ एक और कॉपी बनाएं, उस पर जो लिखना है वो देखो किस तरीके से याद रख सकते हैं। आपने स्तंभ पे आपने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या सोचनी पड़ेगी, उसकी छोटी सी भूमिका सोचनी पड़ेगी।
सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी कि स्तंभों का निर्माणकर्ता कौन था, इस निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, उसके बाद में ये जो निर्माण हुआ इसके प्रमाण कहाँ से मिले। अब प्रमाण में दो चीज़ें, एक तो आपको स्थान बताना है और दूसरा मानचित्र, ठीक। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपने प्रमाण बता दिया तो इन स्तंभों की क्या विशेषताएं। अब जब विशेषताएं आप बताएंगे तो विशेषताएं भी किस तरीके से कि इनकी विशेषताएं आकार में बताएंगे कि आकार कैसा था, आकार के बाद निर्माण सामग्री क्या थी, निर्माण सामग्री के बाद आप क्या बताएंगे कि इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं, जैसे चित्रकला आदि, तो ये विशेषताएं हो गई। अब विशेषताओं के बाद में उसके बाद में आपने क्या किसी कोई विदेशी इतिहासकार का कुछ मत है तो विदेशी मत, और ये फॉर्मेट आप इसी के साथ जब अपने कंटेंट को पढ़ें तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के रखें। अगर आपने ये कंटेंट याद कर लिया कि स्तंभ के बारे में हमें किन किन पहलुओं पे किन किन आयामों पे चर्चा करनी है, तो हो सकता है आप अपने आंसर को बेस्ट तरीके से लिख पाएँ। जैसा मैं समझता हूँ कि आपने अगर ये सारा कुछ इतना अच्छा याद कर लिया तो आप बेटर आंसर लिख के आएंगे, और आई होप कि बहुत अच्छा आंसर लिख के आएंगे अगर इन आयामों पे आपने चर्चा कर दी, और एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ा वो स्तंभ लेक्चर कैसा लगा यार, कमेंट्स नहीं करते हो तुम लोग, कमेंट्स किया करो, और अगर पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक करो। आपके हाथ में एक बटन ही तो दबानी है, तो अगर पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक करो, और कमेंट्स ज़रूर करो यार। अभी नया चैनल बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो समझ सकते हो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि यार हाँ चलो कमेंट्स आया किसी का, किसी ने कुछ बोला कि सर ये ऐसा लगा वैसा लगा, तो अच्छा लगता है यार। कमेंट्स किया करो, लाइक करो या डिसलाइक करो,